आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित टोपी शुक्ला शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चले और देखिए इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इरफान टोपी शुक्ला कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो इरफान ही है जिससे टोपी शुक्ला की पहली मित्रता हुई। दोनों अलग अलग धर्मों के होते हुए भी उनकी दोस्ती अटूट और अभिन्न है। इस कहानी में या इस कहानी से यदि इरफान को अलग कर दिया जाए तो शायद कहानी अधूरी और अबूझ हो जाएगी। दोनों ही परिवार की सांस्कृतिक परंपराएं भिन्न थीं, फिर भी वे भावनात्मक रूप से अभिन्न प्रतीत होते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इरफान की दादी एक जमींदार घर की बेटी थी। उन्हें अपने मायके में खाने पीने की और खुले वातावरण में रहने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन उनका विवाह एक मौलवी से होने के कारण उन्हें ससुराल में मौलवीन बनकर रहना पड़ता था। वह ससुराल में दूध दही के लिए तरस जाती थी, अतः वह अपने पीहर जाना चाहती थी। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जब इरफान की दादी को अपने बेटा सैयद मुर्तज़ा हुसैन की शादी में गाना बजाना करने की इच्छा थी, लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती हैं, कारण इरफान के दादा मौलवी थे। गाना बजाना उनकी मान्यताओं में उचित नहीं था। वे हिंदुओं के घर का पका भोजन भी नहीं करते थे, अतः वह अपने मनोरथ को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इरफान के जन्म से पहले ही उसके दादा की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसकी दादी को किसी से डरने की कोई मजबूरी नहीं थी, इसीलिए इरफान के छठी में जमकर नाच गाकर वह जश्न मनाई। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, टोपी शुक्ला अक्सर इरफान के घर आया जाया करता था, जहां वह इरफान को अम्मी कहकर अपनी मां को बुलाते हुए सुना था। टोपी शुक्ला के बालमन को अम्मी शब्द अच्छा लगने लगा। एक दिन शाम के समय टोपी शुक्ला के घर खाने की मेज पर जब सभी इकट्ठे खाना खा रहे थे, उस समय अनायास ही उसके मुंह से अम्मी जरा बैगन का भुर्ता निकला भी नहीं था कि सबके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। उसके बाद उससे यह पूछा गया कि उसने यह शब्द कहाँ सीखा। फिर उसे यह स्वीकारने के लिए दबाव बनाया गया उसके ऊपर कि अब से वह इरफान के घर कभी नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई हुई थी। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, वैसे तो 10 अक्टूबर सन 45 का दिन कोई खास नहीं था, लेकिन टोपी के जीवन में उसका अपना एक अलग ही महत्व था, कारण इसी दिन इरफान के पिता के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वे अपने पूरे परिवार के साथ मुरादाबाद चले गए थे। टोपी अब अकेला पड़ गया था। इसी दिन उसने कसम खाई थी
कि अब वह ऐसे किसी से भी कोई दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हों जिसमें बदली होती हो। यही वजह था कि इफ़न के पिता के बदले आने वाले कलेक्टर के तीनों बेटा में से किसी से भी टोपी शुक्ला ने दोस्ती नहीं की। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही। तो इसके जवाब में लिखेंगे टोपी का इफ़न के घर आना जाना उसकी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसकी भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं करती थी। दूसरी तरफ इफ़न की दादी टोपी से प्यारे से बातें करती, घर के लोगों का हाल समाचार पूछती और मौका मिलने पर उसे कहानियाँ भी सुनाती। इससे टोपी को इफ़न की दादी में अपनापन लगने लगा, जबकि उसे अपनी दादी में उस अपनापन का अभाव लगता था। दादी के इसी रूखे स्वभाव के कारण टोपी को वह अच्छी नहीं लगती थी। संभवतः इन्हीं सब वजहों से टोपी ने इफ़न से दादी बदल लेने की बात कही थी। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। तो इसके जवाब में लिखेंगे इफ़न को उसके परिवार के सभी लोग प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी इफ़न की गलतियों पर उसके घर या परिवार के लोग उसे डांटते भी थे। उसके घर में केवल एक उसकी दादी ही थी जो कभी उसे नहीं डांटती। इफ़न को अपनी दादी की बोली तो अच्छी लगती ही थी, पर वह उसे रात के समय अक्सर नई नई कहानियाँ भी सुनाया करती थी। इसीलिए इफ़न को अपनी दादी से विशेष लगाव था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर अर्थात इफ़न का घर सूना सूना सा लगने लगा था। कारण टोपी को वहाँ भी सिर्फ इफ़न की दादी से ही अपनापन मिला था। इफ़न की दादी भी अपने घर में अपनी भाषा और बोली के कारण एक अलग तरह से ही रह रही थी। ऐसे में टोपी और इफ़न की दादी दोनों एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते और अपनापन रखते थे। दोनों के बीच जाति, धर्म, उम्र के अंतर का कोई भेद नहीं था। यही कारण है कि टोपी इफ़न की दादी की मृत्यु की बात सुनकर अकेलापन महसूस करने लगा और एकांत में खूब रोया भी। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या आप लिख सकते हैं कि टोपी शुक्ला शीर्षक इस पाठ में एक बच्चे के लिए बड़े बुजुर्गों के प्यार और अपनापन के महत्व को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से बताया गया है। बच्चे उस स्नेह में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं कर पाते हैं। बच्चे स्नेह में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस प्यार और दुलार चाहिए होता है। बालक टोपी एक हिंदू परिवार से था, जबकि इफ़न की दादी एक कट्टर मुसलमान परिवार की स्त्री थी। दो अलग अलग मजहब के होने के बाद भी दोनों में अपनापन के एक अदृश्य अटूट संबंध थे। टोपी को इफ़न की दादी से जो स्नेह मिलता था वो उसे अपने घर में भी कभी नहीं मिला। इफ़न की दादी की स्नेह सिक्त बोली के समक्ष टोपी के लिए जाति, धर्म, भाषा, खान पान, रीति रिवाज कोई मतलब नहीं रखता है।
वह तो बस उसकी अर्थात इफ़न की दादी की मीठी बातें और सुलभ मन, बाल सुलभ मन को सहज भाने वाली कहानियाँ अधिक भाती है। उन दोनों के बीच का अपनत्व सभी प्रकार के बंधनों से ऊपर है अर्थात मुक्त है। इस तरह लेखक ने उन दोनों के लिए यह सच ही कहा था या सच ही कहा है कि टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया है, बताइए। कि इसमें 3 सवाल हैं, क ख ग करके। तो उसमें देखते हैं जो पहला क है, उस क के तरह एक सवाल है कि जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के कारण क्या थे। जहीन होने के बाद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे। तो इसके जवाब में लिखेंगे टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला, उसे घर में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। जब भी वो पढ़ने बैठता, परिवार का कोई न कोई उसे दूसरे काम में लगा देता। घर में छोटा होने से उसे करना भी पड़ता था। दूसरा, दोबारा अगले साल उसे टाइफाइड हो गया। लंबी बीमारी की वजह से उसकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो सकी थी। यही कारण था कि अगले साल भी वह 9वीं में दोबारा फेल हो गया। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ टोपी की हो गया, वो की नहीं होगा, टोपी को होगा। ठीक है, प्रश्न इसको आप सही कर लेंगे कि एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उसके जवाब में आप लिखेंगे एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को कई भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसके सभी सहपाठी अगली कक्षा में चले गए थे, पर वह अकेला उसी कक्षा में रह गया था। पिछली कक्षाओं से आने वाले बच्चों को वह अपना मित्र नहीं बना सका। वह खुलकर किसी से अपनी बात नहीं कर पाता। कक्षा में उसे किसी प्रश्न का जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता। कई बार शिक्षक और बच्चे दोनों उसका मजाक उड़ाते, तो कई बार उसे शिक्षक के द्वारा अपमानित भी किया जाता। इस तरह उसे एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। क्लियर? अब इसके जो अगले सवाल हैं ग, उसमें पूछा जा रहा है टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे टोपी का एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से वर्ग में उसके साथ हुए भावनात्मक शोषण बताता है कि शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं। उन खामियों को दूर किया जाना आवश्यक है, कारण इससे बच्चों का अपेक्षित विकास बाधित होता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, जिनमें पहला है सत्रांत में बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ उसके अंकों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों की अन्य योग्यताओं को भी शामिल करना अधिक श्रेयस्कर होगा। क्लियर? इसका दूसरा जो बिंदु है, उसमें कई बार बच्चे किसी न किसी वजह से अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में छात्र की पिछले कक्षा के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन आवश्यक है। तीसरा, कक्षा में रटने वाले बच्चों की जगह उन बच्चों को अधिक सराहा जाना चाहिए जो अपनी तरीकों से प्रश्नों को हल करते हों। इससे बच्चों में बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा होगी। चौथा, कक्षा में कमज़ोर और मंद बच्चों का मजाक उड़ाने के बजाय शिक्षक और सहपाठी दोनों को चाहिए कि वे सीखने और समझने में उसका सहयोग करें। पांचवा, बच्चों का पाठ्य सामग्री उसके सहगामी क्रियाओं और रुचियों पर आधारित और व्यावहारिक हो, आदि आदि। क्लियर? अब इसका अगला सवाल है और शायद अंतिम सवाल है इस पाठ का,
जिसमें आज पूछा जा रहा है इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया। तो इसके जवाब में लिखेंगे कस्टोडियन का मतलब ऐसे विभाग से है जो लावारिस संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को संरक्षण देता है। इरफान की दादी के मायके का घर भी कस्टोडियन में चला गया, कारण उसके मायके के सभी लोग अब कराची चले गए थे या कराची जा चुके थे या कराची चले गए थे। इधर इरफान की दादी का भी अंत निकट होने के कारण वह अपनी सुध खो चुकी थी, उसे अपने मायके तक याद नहीं रहा, अतः उसके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। क्लियर। तो ये थे 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।